अभी लगभग 1 महीने पहले दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का साक्षी हम लोग सब बने। वो महापर्व था चुनाव का। इस चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि एनडीए वो सबसे बड़े पार्टी के रूप में, और एनडीए ने अपना सरकार भी बनाया। 4 जून को रिजल्ट आया था। लगभग 26 जून को स्पीकर का चुनाव हुआ था। इस 20 दिनों में आपने बहुत बार बहुत जगह पर सुना कि स्पीकर का पोस्ट इस पार्टी को मिल जाएगा, स्पीकर का पोस्ट ये पार्टी ले जाएगी, या ये पार्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए मांग कर रही है। बहुत जगह पर न्यूज़ डिबेट भी हुई, पेपर में भी आया, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा। आखिर ये स्पीकर का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों अच्छे मंत्रालय को छोड़कर भी सिर्फ स्पीकर के पोस्ट के पीछे इतना सारा डिबेट हुआ? चलिए जानते हैं आज आखिर ये स्पीकर का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नमस्कार। आखिर ये स्पीकर का पोस्ट है क्या? इसका हिस्ट्री क्या है? भारत में ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये पोस्ट कैसे चालू हुए? कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बनाए गए? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, उस समय पर स्पीकर के पोस्ट का सबसे पहला इंट्रोडक्शन इंडिया में 1921 में पहली बार स्पीकर का पोस्ट आया। पहले जब ये सबसे पहले भारत में आया था 1921 में, उस समय पर इसे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं बोला जाता था, इसे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोला जाता था। लेकिन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसका नाम को बदला गया और 1947 से ये प्रेसिडेंट से स्पीकर हो गया और डिप्टी प्रेसिडेंट से डिप्टी स्पीकर हो गया। 1947 में जब पहला लोकसभा गठित हुआ, उस समय पर हमारे देश में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों हुए। जीवी मावलंकर, गोविंद वासुदेव मावलंकर भारत के पहले स्पीकर बने। जीवी मावलंकर को प्यार से दादा साहब भी बोला जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय के तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री, उन्होंने जीवी मावलंकर को फादर ऑफ पार्लियामेंट भी बोला था। जीवी मावलंकर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते थे, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो। कितने बार ऐसा हुआ होगा कि जीवी मावलंकर ने उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी रोका था, बोलने से रोक दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कभी भी इसके बारे में बुरा नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने जीवी मावलंकर को फादर ऑफ पार्लियामेंट बोला था। जीवी मावलंकर का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का था। हमारे यहाँ पर भारत में 2 पार्लियामेंट है, एक अपर हाउस बोलते हैं, एक को लोअर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस राज्यसभा, राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उन्हें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बोला जाता है। चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा, जिसे लोअर हाउस भी बोला जाता है, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। आज हमारा 18वां लोकसभा गठित हुआ है। इस 18 लोकसभा में सिर्फ 3 बार ऐसे इंस्टेंस मिले हमें जिस समय पर स्पीकर का इलेक्शन अनअपोज्ड नहीं हुआ हो। मतलब स्पीकर के इलेक्शन के लिए रूलिंग पार्टी ने भी एक कैंडिडेट नॉमिनेट किया और अपोजिशन पार्टी ने भी एक कैंडिडेट नॉमिनेट किया। उन दोनों पर वोटिंग हुई, जो जीता वही स्पीकर बना। ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। 1952 जब इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, 1967 और 1976, ये 3 बार ही इलेक्शन का, स्पीकर का इलेक्शन
अनअपोज्ड नहीं हुआ है। बाकी 15 टाइम्स स्पीकर का इलेक्शन अनअपोज्ड ही हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आखिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और एक आप अभी ज़्यादा न्यूज़ में देखे होंगे प्रोटेम स्पीकर, ये तीनों है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में ये प्रावधान होता है कि जब लोकसभा गठित होती है, नई लोकसभा गठित होती है, उस समय पर हाउस दो लोगों को इलेक्ट करता है, एक स्पीकर के पोस्ट के लिए और दूसरा डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए। स्पीकर का नाम या तो प्रधानमंत्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ये नॉमिनेट करते हैं। ऐसे तो स्पीकर के पद के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक जो परंपरा चलते आया है कि रूलिंग पार्टी जब स्पीकर के लिए किसी को नॉमिनेट करती है तो जो बाकी पार्टियां होती हैं, खास करके जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं, उन्हें सिंपल तौर पर ये बता दिया जाता है कि ये कैंडिडेट स्पीकर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसका कारण ये है कि जब स्पीकर नॉमिनेट हो जाते हैं तो स्पीकर को ही पूरा सदन चलाना होता है और हर लोग स्पीकर के पोस्ट का, चेयर का रिस्पेक्ट करें, उस पर्सन का रिस्पेक्ट करें, इसलिए ये परंपरा रखी जाती है। स्पीकर कोई भी ओथ नहीं लेता है, कोई सेपरेट ओथ नहीं है। उनका इलेक्शन हुआ और जनरली ये परंपरा रही है, जो रूलिंग पार्टी रहती है उसी से स्पीकर चुना जाता है। डिप्टी स्पीकर के लिए 10वीं लोकसभा से, मतलब 1991 से, उस समय से डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन पार्टी से मिलते आया है। स्पीकर जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? उसके कुछ 4-5 ऐसे इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो ये होता है सदन कैसे चलना चाहिए, ये काम स्पीकर का होता है। दूसरा जो मेन काम है, कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं है, इसको सर्टिफाइड भी स्पीकर ही करता है। तीसरा, आपने लास्ट ईयर ही सुना होगा न्यूज़ में कि लगभग 140 मेंबर्स को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन का काम, डिस्क्वालिफिकेशन का काम, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर पर होता है। अगर दोनों सदन एक साथ ज्वाइंट सिटिंग में है तो उसका भी प्रिसाइडिंग स्पीकर ही करता है। हाउस कितने देर चलना है, कितने देर के लिए अर्जन रहेगा, मतलब स्थगित रहेगा, ये सारा काम स्पीकर का ही होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं स्पीकर के, इसलिए जो अलायंस में पार्टियां होती हैं वो स्पीकर का पोस्ट लेने के लिए आतुर रहते हैं। स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? स्पीकर बेसिकली डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन दे सकता है, हाउस मेजॉरिटी पास करके स्पीकर को हटा सकता है, या फिर अगर स्पीकर के रिमूवल के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो 14 दिन पहले स्पीकर को दे दिया जाता है और उसके बाद फिर स्पीकर उस सदन को चला नहीं सकता है, उसके सीटिंग में बैठ सकता है लेकिन उसे प्रिसाइड नहीं कर सकता है। इस तरह से स्पीकर को हटाया जाता है। अभी तक स्पीकर को कभी भी हटाया नहीं गया है। बलराम जाखर, जिनको लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक स्पीकर रहने का क्रेडिट जाता है, जो लगभग 9 साल 329 दिन रहे थे। डिप्टी स्पीकर 1991 से 16वीं लोकसभा तक हमेशा अपोजिशन पार्टी का ही बना है। ये कोई रूल नहीं है बल्कि एक परंपरा के तहत चला है। 17वीं लोकसभा जो 2019 से लेकर 2024 जून तक चला था, उसमें पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया था। डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से नॉमिनेट होता है और उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है परंपरा के तहत।
अगर स्पीकर मौजूद नहीं है या स्पीकर रिज़ाइन दे दिए हैं, उस समय पर डिप्टी स्पीकर वो सारा काम करते हैं जो स्पीकर फॉलो करते थे। वो हाउस कब कैसे रन होना है, कब एडजर्न होना है, कितने देर हाउस चलना चाहिए, क्वेश्चन आवर कब होना चाहिए, जॉइंट सिटिंग के मीटिंग में भी प्रिसाइड करने का दायित्व डिप्टी स्पीकर का होता है। डिप्टी स्पीकर को भी इसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे स्पीकर को हटाया जा सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों मौजूद ना हो तो जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, उनको स्पीकर की जिम्मेवारी मिलती है। आर्टिकल 94 इसके तहत स्पीकर अपने ऑफिस को वैकेट नहीं कर सकता है, भले ही करंट पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया हो। मतलब नेक्स्ट पार्लियामेंट जब भी गठित होगा, नेक्स्ट लोकसभा जब भी बनेगा, उसके फर्स्ट मीटिंग को ही करंट स्पीकर रिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब स्पीकर का पोस्ट कभी भी खाली नहीं रहता है। जिस दिन स्पीकर पहले मीटिंग में रिज़ाइन करते हैं, आर्टिकल 95(1) के तहत प्रेसिडेंट एक मेंबर को नॉमिनेट करती है जो करंट और द लास्ट स्पीकर के रेजिग्नेशन के बाद स्पीकर का दायित्व संभालते हैं। इसे ही हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम एक लैटिन वर्ड प्रो टेम्पोर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फॉर टाइम बिंग, टेम्पोररी, कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर वही काम करते हैं। जब लास्ट स्पीकर इस्तीफा देते हैं, उसके बाद जो नए मेंबर पार्लियामेंट में चुन के आते हैं, उन्हें ओथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। जब नए स्पीकर के इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाता है, उस दिन के बाद से प्रोटेम स्पीकर का कार्यभार खत्म हो जाता है और नए स्पीकर उस दिन से कार्यभार संभालते हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो स्पीकर के बारे में हम लोग को कभी भी जानने के लिए नहीं मिलता है या सीखने के लिए नहीं मिलता है। स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ब्रिटेन में जब कोई मेंबर स्पीकर के लिए इलेक्ट होता है तो वो जो भी पार्टी से बिलोंग करता है, उस पार्टी से वो रिज़ाइन दे देता है। ये रेजिग्नेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी न्यूट्रलिटी सबके सामने रहे, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, इसका एक मिसाल दिया जाता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्पीकर के लिए ऐसा ही कुछ प्रावधान है, लेकिन कोई ये मैंडेटरी नियम नहीं है। शेड्यूल 10 में स्पीकर वॉलेंटरली अपने पार्टी से, जिससे वो बिलोंग करते हैं, उससे वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। आज तक के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अगर आप ज़्यादा सर्च करने का कोशिश करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे, तो आपको एक नाम मिलेगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 6th लोकसभा में स्पीकर बने थे। उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया था, लेकिन ये रेजिग्नेशन इसलिए नहीं था जो शेड्यूल 10 में डिस्क्राइब किया गया। ये रेजिग्नेशन इसलिए था क्योंकि उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा था प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए, और उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और फिर बाद में जाकर वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो आज तक के इतिहास में, भारतीय संसद के इतिहास में, किसी भी स्पीकर ने अपने पार्टी से कभी भी रिज़ाइन नहीं किया है। नमस्कार।